अगर मैं आपसे कहूं कि अजीत पवार का प्लेन कैसे क्रैश किया था, क्या आपको एक एक मिनट की जानकारी पता है? क्या आपको पता है कि अजीत पवार के साथ एक एक मिनट में क्या क्या हुआ था? कैसे उसका प्लेन क्रैश किया, कैसे उसको पहचाना गया और कितने आदमी थे उस प्लेन में? आइए आपको ए टू जेड डिटेल में बताते हैं। और आखिर अजीत पवार की घड़ी को देखकर भाई अजीत पवार को पहचाना गया। आप सोच सकते हो, जिस आदमी का चुनाव चिन्ह घड़ी रहा हो उसको घड़ी से देखकर पहचाना गया। भाई ऐसी दुखद मौत भगवान किसी को नहीं दे। लेकिन आखिर अजीत पवार के साथ क्या हुआ था, किसकी गलती थी आखिर इसमें, और इसमें मामला आखिर है क्या? चलिए आपको ए टू जेड डिटेल में बताते हैं। लेकिन वीडियो को पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसमें ए टू जेड आपको एक एक डिटेल बताने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को मिस मत करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप देखने का प्रयास करोगे तो मुंबई के एयरपोर्ट से बारामती के एयरपोर्ट तक अजीत पवार का प्लेन जाने वाला था। अब उसका टाइमिंग था 8:10 से लेकर 8:45 तक। अब कुल दूरी था उसका 256 किलोमीटर। तो इसीलिए माना जा रहा था कि आखिर 30 से 40 मिनट तक का ये सफर है। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। उसका प्राइवेट खुद का जेट था जो कि 8 सीटर वाला था, मतलब कि 8 सीट इधर था और 8 सीट इधर था। तो उसका प्राइवेट जेट था और उसका अपना पर्सनल काम भी था, जिस वजह से चुनावी मुद्दे में जाना था। तो इसीलिए वो अपना प्राइवेट जेट ही लेके जाता है। अब 8:10 वो मुंबई के एयरपोर्ट से उड़ान भरता है बारामती के लिए। अब देखने का यहाँ पे ये बनता है, जैसे ही वो मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरता है तुरंत से ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो कि है उसके संपर्क में आ जाता है। अब एटीसी क्या होता है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो कि जब जैसे पायलट हवा में उड़ाता है प्लेन को, तो वहाँ पे यहाँ जैसे धरती होता है उसके जैसा वहाँ पे रोड नहीं बनता है। तो इसलिए एटीसी सब जितने भी पायलट होते हैं ऊपर में उसको कंट्रोल करता है और सबको बताता है कि तुम्हारी एल्टीट्यूड कितना है, तुम्हारा हाइट कितना है और तुम कितने स्पीड से चल रहे हो और तुमको कितने स्पीड से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो नीचे से सबको कंट्रोल करता है। तो उसके पास सारा डेटा होता है, जिस वजह से वो पायलट को भी और जहाज को भी जितने हो सकता है मेंटेनेंस वो करता है। तो इसलिए एटीसी के कंट्रोल में ही सभी जहाजें उड़ती है। तो इसलिए एटीसी के कंट्रोल में तो वो आ गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 8:18 में एटीसी से चैटिंग होने लगता है। अब ये चैटिंग नॉर्मल ही चलता है कि हाँ बताओ कि मतलब मुझे कितना देर लगेगा पहुंचने में, वहाँ क्या क्लियरेंस है और आखिर वहाँ पे धूप कितना है, वो सब भी वेदर वगैरह सब पूछते हैं, सब वो टेक्निकल बातें हैं। उसके बाद से फिर जब सब नॉर्मल चल रहा था उसके बाद से 8:34 में सिग्नल ऑफ हो जाता है। अब यहाँ पे सब जितने भी वहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल थे वहाँ सब उसको सिग्नल तुरंत भेजने की कोशिश करता है। और वैसे भी जब कोई भी सिग्नल थोड़ा सा ऑफ भी हो जाता है तो भाई ये लोग इतना सतर्क रहते हैं कि तुरंत से जो भी मतलब वहाँ का सारा सिस्टम होता है सब एक ही प्लान पे लग जाता है कि भाई इसको कैसे करके हम लोग को मेंटेनेंस करके कैसे भी करके नीचे उतारना है। क्योंकि भाई अगर सर्विलांस ऑफ हो गया तो क्या पता कि वो कितने अल्टीट्यूड में आ जाए, कितने हाइट में चला जाए, और अगर वही सेम हाइट पे कोई दूसरा भी फ्लाइट उड़ रहा हो तो भाई टकराने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। तो इसलिए जितने भी वहाँ पे एटीसी के कंट्रोल रूम में था सभी इस प्लेन को अपना सिग्नल देने में लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद से क्या होता है, सर्विलांस ऑफ जैसे ही होता है भाई पायलट को लैंडिंग में प्रॉब्लम होने लगता है। और जैसे ही मतलब लैंडिंग में प्रॉब्लम होता है, और आप यहाँ ध्यान दीजिएगा 8:34 से लेकर 8:45 के बीच में, मतलब कि 10 से 15 मिनट का यहाँ पे गैप है ताकि पायलट अपना वो लैंडिंग कर सके। लेकिन इस बीच में क्या होता है, जैसे ही 3000 मीटर की विजिबिलिटी पे आती है, मतलब 3 किलोमीटर ऊपर पे रहता है, तो भाई उसको थोड़ा थोड़ा दिक्कत होने लगता है। क्योंकि जब पायलट लैंडिंग करना चाहता है तो भाई वो अपना विजिबिलिटी देखता है। रेयर केस ऐसा होता है जैसे कि कहीं अगर बादल पूरा मतलब जोर से अगर पानी पड़ रहा हो या फिर कुछ हो रहा हो, तभी पायलट अपना रडार के सिस्टम से और मतलब अपना ट्रैफिक कंट्रोल के सिस्टम से वो लैंडिंग करता है। लेकिन ऐसे जब विजिबिलिटी होती है तभी पायलट लैंडिंग करता है अपने से देखकर और उस मतलब नीचे से भी कंट्रोल करता है। तो इसलिए जब 3000 मीटर की विजिबिलिटी रहती है तब उसको लैंडिंग करने में मतलब वो माना जाता है कि हाँ आप लैंड कर सकते हो। लेकिन उसके बाद से फिर क्या होता है, लेकिन ऐसे करते करते कभी सिग्नल ऑफ कभी सिग्नल ऑन, ऐसे करते करते समय हो जाता है 8:43, जबकि फ्लाइट रडार जो है 24 वो सिग्नल फिर से ऑफ बता देता है। अब यहाँ बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन मतलब अंडर कंट्रोल हो नहीं था, क्योंकि जब दूरी 20 किलोमीटर पे था तब से उसको नीचे से तो अपना लैंड करना ही पड़ेगा ना। तो इसी वजह से पायलट यहाँ लैंडिंग का परमिशन मांगता है, लेकिन तब तक तो सिग्नल ऑफ हो चुका था ना। तो इसलिए एटीसी से भी कोई यहाँ पे संपर्क नहीं जाता है। और एटीसी लैंडिंग क्लियरेंस 8:43 में फ्लाइट को क्लियरेंस मिलता है कि आप लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो 1-2 बार पहले ही राउंड वहाँ पे मार चुका था, जिस वजह से उसको लैंडिंग करना बहुत ही जरूरी बन गया था। तो और ज़्यादा हाइट भी नहीं था, क्योंकि 20 किलोमीटर पहले से उसने वहाँ पे लैंडिंग अपना करना स्टार्ट कर दिया था और क्लियरेंस ना मिलने की वजह से उसने 1-2 बार राउंड मार चुका था। अब वहाँ पे बारामती जो वहाँ पे एयरपोर्ट है उसका एक मतलब उसका स्ट्रक्चर ही
ऐसा है कि भाई वो जितने भी प्लेन एरिया है उससे थोड़ा सा ऊपर में बना हुआ है, जिस वजह से पायलट को एकदम से यहाँ पे परफेक्ट एंगल बना के उसको लैंडिंग करना पड़ता है। लेकिन तब तक तो बहुत ही देर हो चुका था। अब उसके बाद से प्लेन का रफ्तार था 237 किलोमीटर और 8:44। जैसे मतलब 8:43 में क्लियरेंस मिलता है, 8:44 में वो प्लेन क्रैश करने की नौबत पे आ जाता है। और मतलब अधिकतर वहाँ पे 8:45 पे जैसे वहाँ पे हाईवे पे वो प्लेन क्रैश करता है, उसका एक फुटेज सामने आ जाता है। और इस फुटेज से मतलब ऐसा लग रहा है भाई वहाँ पे कोई नहीं बचा था, इतना जोर से आग पकड़ा था ना वो प्लेन कि वहाँ पे किसी का बचने का चांस ही नहीं लग रहा था। अजीत पवार का वहाँ पे एट द मोमेंट डेथ हो गया और जितने भी वहाँ पे उसमें क्रू थे, पायलट थे और जो भी उसका सपोर्ट स्टाफ था, जो भी सिक्योरिटी था, सबका वहाँ पे तुरंत डेथ हो गया। अब इसके बाद से अजीत पवार का कैसे पहचाना गया भाई, उसका घड़ी देखकर, क्योंकि वो एक महंगा घड़ी पहन रहा था और जो उसका पहचान था, जो उसका चुनावी में चिन्ह था, उसी को देख के, उसके घड़ी से देख के उसको पता चला गया कि भाई ये अजीत पवार है। तो आखिर यही था पूरा सिस्टम जो कि अजीत पवार को पहचाना गया। और इस मतलब ये भी जो भी होता है भाई, ये कभी भी इंडिया में नहीं होना चाहिए। 2025 में इसी तरह का एक प्लेन क्रैश अहमदाबाद में हुआ था, जिस वजह से मतलब इतने सारे लोगों की जान जा रही है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।